नमस्कार दोस्तों, डीएस पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर की एक ऐसी महान लेखिका के बारे में जिनकी कहानियां आज भी दुनिया भर के लोगों के दिलों को छू जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जेन ऑस्टिन की, जिन्होंने 18वीं और 19वीं सदी के समाज, रिश्तों और महिलाओं की स्थिति को अपने उपन्यासों में, अपने नॉवेल्स में बखूबी उतारा। आइए उनकी जीवन यात्रा को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन में, तो जेन ऑस्टिन का पूरा नाम जेन ऑस्टिन ही था। उनका अलग से कोई निकनेम नहीं था। हालांकि उन्होंने अपने नॉवेल्स में कुछ नाम से, उन्होंने जैसे कुछ नॉवेल्स में एनोनाइमसली और किसी को बाय अ लेडी के नाम से भी लिखा है। हम आगे चलकर उस पर बात भी करेंगे। अब इनके बॉर्न की बात करें तो इनका जन्म होता है 16 दिसंबर 1775 को स्टीवेंटन हैम्पशायर इंग्लैंड में, और इनकी डेथ होती है 18 जुलाई 1817 विनचेस्टर हैम्पशायर इंग्लैंड में। मतलब आपको ये याद रखना है कि इन्होंने बहुत कम उम्र में, यानी कि 41 ईयर की एज में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। नेशनलिटी की बात करें तो ये इंग्लिश ब्रिटिश है, और मेनली इनका जो राइटिंग का जेनर है वो नॉवेल है। मतलब ये मेनली नॉवेलिस्ट हैं, और उस दौर की नॉवेलिस्ट हैं जब किसी वुमन के लिए लिटरेचर में कुछ लिखना या राइटिंग करना उस समय काफ़ी मुश्किल हुआ करता था। तो ये बहुत ही प्रोमिनेंट ऑथर हैं, और वुमेन ऑथर में इन्होंने एक प्रकार से कहा जा सकता है कि वुमन जो ऑथर थी उस समय बहुत ज़्यादा उन्हें दिक्कतें हुआ करती थी, लेकिन इन्होंने बिल्कुल हार नहीं मानी और बहुत ही शानदार तरीके से चीज़ों को लिखा। क्या क्या लिखा, क्या क्या उनकी विशेषता थी, हम एक एक चीज़ पर आज बात करने वाले हैं। अब हम सबसे पहले इनके इरा के बारे में समझते हैं। इरा यानी कि ये किस काल में लिखती थी, किस काल की थी, इसको हम समझते हैं। इरा एंड सोसाइटी, मतलब इनका क्या कौन से इरा में ये मुख्य रूप से अपनी राइटिंग को इन्होंने लिखा और इनका कैरियर आगे बढ़ा। तो जेन ऑस्टिन जो हैं वो इनका जो जन्म है वो जॉर्जियन एरा में हुआ था। ये आपको याद रखना, ये यहाँ पे जो मैंने हाईलाइटेड किया हुआ है जॉर्जियन इरा। जब क्या हुआ कि जो किंग जॉर्ज थर्ड थे, उस समय इंग्लैंड के राजा थे। ठीक है, इंग्लैंड के राजा थे वहाँ पे किंग जॉर्ज थर्ड, वो रूल कर रहे थे इंग्लैंड पे। लेकिन इनके जो उपन्यास हैं, अब देखिए, सोसाइटी वाज स्ट्रिक्ट अबाउट क्लास एंड स्टेटस। उस समय जो समाज था ना वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट था क्लास और स्टेटस को लेकर। तो सी रोट मोस्ट ऑफ हर फेमस नावल इन द रेजेंसी इरा। देखिए हुआ क्या कि उस समय इंग्लैंड में जॉर्ज थर्ड रूल कर रहे थे, लेकिन उनके जो नॉवेल्स हैं ना वो ज़्यादातर रेजेंसी पीरियड में लिखे गए। अभी हम समझते हैं कि ये यहाँ पे भी हाईलाइटेड है रेजेंसी पीरियड क्या है। असल में जब प्रिंस रीजेंट शासक बने, मतलब प्रिंस रीजेंट वहाँ पे रूल करने लग गए, तो यह वह समय था जब समाज में जो है क्लास, स्टेटस और मैरिज को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। हालांकि उस दौर में नेपोलियनिक वार चल रहे थे, लेकिन जो ऑस्टिन थी उन्होंने अपने नॉवेल्स में युद्ध नहीं बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी और सोशल बिहेवियर पर ज़्यादा उन्होंने फोकस किया। देखिए, ये तो मैंने यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए, डिटेल में पढ़ने के लिए दिया है, लेकिन मेन बातें ये है कि देखिए इस समय नेपोलियन वार जैसे बड़े बड़े वार चल रहे थे, लेकिन इन्होंने वार पर ना लिखकर उस समय के समय में जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी, है ना, सोशल बिहेवियर था, उस पर इन्होंने लिखा। तो बेसिकली इनका इरा अगर हम बात करें तो ये जॉर्जियन इरा, क्योंकि इस समय किंग जॉर्ज थर्ड इंग्लैंड पे रूल कर रहे थे, और इन्होंने अपने जो नॉवेल्स है वो ज़्यादातर रेजेंसी पीरियड में लिखा। प्रिंस रेजेंट जो थे वो वहाँ पे मतलब प्रिंस रेजेंट रूल करने लग गए थे इंग्लैंड में। तो आपको इतना याद रखना है, जॉर्जियन इरा, इसको जॉर्जियन इरा भी आप पढ़ सकते हैं, रेजेंसी पीरियड। और ये नेपोलियनिक वार याद रखना है कि नेपोलियनिक वार जैसे बड़े वार के बावजूद भी इन्होंने वार पर ना लिखकर इन्होंने जो समाज में और जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है और जो सोशल बिहेवियर है उस पर ज़्यादा फोकस किया, और उन्होंने इस पर फोकस होकर अपनी राइटिंग शुरू की। ज़्यादातर उस पर इन्होंने लिखा। अब हम आगे बात करते हैं इनके। देखिए अब इनका जो, अब देखिए एमपी टेट में स्पेशली ऐसा देखा गया है कि कभी कभी जो उनका दफन वाला जो प्लेस होता है उसको पूछ लिया जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसे ऐड कर दिया है। तो इनका जो बरियल प्लेस है ये विनचेस्टर कैथेड्रल में इन्हें दफनाया गया था। इनके फादर की हम बात करते हैं तो इनके जो फादर है ना, ये रिवरेंड जॉर्ज ऑस्टिन है।
ठीक है, आपको याद रखना है इनके जो पिता है ना रेवरेंड जॉर्ज ऑस्टन, एक चर्च के पादरी थे, जिन्हें चर्च के प्राइस थे, ठीक है, हु लव्ड बुक्स एंड एजुकेशन, जिन्हें किताबों और शिक्षा से एकदम गहरा लगाव था, प्रेम था, ठीक है। इनकी जो माँ थी कैसेंड्रा लेक, जो कैसेंड्रा लेक थी एक अपर क्लास फैमिली से आती थी, मतलब एक अपर क्लास परिवार से थी। अब यहाँ पे हम बात करें तो जेन ऑस्टिन के 7 भाई बहन थे, जिनमें से उनकी बहन जो कैसेंड्रा ऑस्टन थी वो उनकी फ्रॉम एन अपर क्लास फैमिली, ये तो हो गया 6 ब्रदर एंड सिस्टर। अब यहाँ पे इनकी जो सिस्टर है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हमको याद रखना है, इसके रिगार्डिंग चीज़ें पूछी भी जा सकती है। जो कैसेंड्रा ऑस्टिन थी, ये कैसेंड्रा ऑस्टिन जो है, ये जो हमारी जेन ऑस्टिन है, इनके सबसे बड़ी मित्र और इनकी लाइफ टाइम की कंपेनियन रही, मतलब इनकी दोस्त रही है ना, मित्र रही कैसेंड्रा ऑस्टिन। तो ये आपको याद रखना है। तो देखिए इतनी बारीकियों से चीज़ों को नहीं पूछा जाता इतनी छोटी, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये इनकी लाइफ टाइम कंपेनियन रही हैं। अब अगर हम बात करें इनके क्लास की, तो देखिए इनका जो सोशल क्लास है, सोशल क्लास की बात करें तो ये लोअर लैंडेड जेंट्री, एजुकेटेड एंड रिस्पेक्टेड बट नॉट रिच, मतलब जो ऑस्टिन का परिवार है वो लोअर लैंडेड जेंट्री से आता था, यानी इज्जतदार थे लेकिन बहुत अमीर नहीं थे। तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करें जेन ऑस्टिन की एजुकेशन की, तो जेन ऑस्टिन की एजुकेशन की हम बात करते हैं तो जेन वाज मोस्टली एजुकेटेड एट होम बाय हर फैमिली। देखिए इनका जो ज़्यादातर एजुकेशन है ना वो कहाँ हुआ है, घर पर ही हुआ है ना। थोड़े समय के लिए वो, हालांकि थोड़े समय के लिए वो सी आल्सो अटेंडेड बोर्डिंग स्कूल ब्रीफली इन ऑक्सफोर्ड एंड रीडिंग, थोड़े समय के लिए ऑक्सफोर्ड और रीडिंग की जो बोर्डिंग स्कूल्स में भी रही हैं, लेकिन उन्होंने देखिए क्या हुआ, उन्होंने फ्रेंच सीखी। सी रीड मेनी बुक्स फ्रॉम हर फादर्स लाइब्रेरी एंड लर्न फ्रेंच। अब ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने फ्रेंच भी सीखा, पियानो भी सीखा और नीडल वर्क भी सीखा। लेकिन इनकी जो असली शिक्षा है ना, इन्हें बेसिकली मिली अपने पिता की एक बहुत ही ग्रैंड लाइब्रेरी से, जहां इन्होंने कई सारी किताबें पढ़ी, ठीक है, और वहीं से इनका जो एजुकेशन है वो माना जाता है। तो इसी शिक्षा और जो पारिवारिक माहौल था, मतलब उनके फैमिली का जो एटमॉस्फेयर था, ने उनको उनके लेखन को एक आकार दिया, एक शेप दिया। खासकर उन्होंने मैरिज, सोशल मैनर्स और वुमेन्स रोल पर लिखना चालू किया, जो उस समय बहुत नॉर्मल नहीं था। लोग इस तरफ फोकस्ड नहीं होते थे लिखने के लिए, लेकिन इन्होंने लिखा जो सोसाइटी में मैरिज, सोशल मैनर्स और वुमेन्स का जो रोल था उस पर इन्होंने लिखना प्रारंभ किया। अब हम आगे बात करते हैं, आई थिंक आप इतना समझ पा रहे होंगे। अब इन्फ्लुएंस ऑन राइटिंग की बात करें तो देखिए हर एजुकेशन एंड फैमिली बैकग्राउंड हेल्प हर अंडरस्टैंड मैरिज। देखिए इनका जो एजुकेशन है, मतलब इनकी जो शिक्षा थी और इनका जो फैमिली बैकग्राउंड था ना, उसने इनको मदद करी तो हर अंडरस्टैंड मैरिज, मैनर, सोशल क्लास एंड वुमेन्स रोल्स इंपॉर्टेंट थीम्स इन हर नॉवेल। और यहीं से इन्होंने अपने परिवार की स्थिति और अपने एजुकेशन की परिस्थिति के बीच इन्होंने जो ये सोशल क्लास, मैनर्स, मैरिज है ना, वुमेन्स का रोल, इसी को इन्होंने अपने नॉवेल की थीम बना ली और इन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपने परिवार से, अपने फैमिली बैकग्राउंड से, अपने एजुकेशन से, अपने मतलब रहन सहन से, या जो भी उनका उस समय फैमिली में बैकग्राउंड था उससे प्रभावित होकर इन्होंने मैरिज, मैनर, सोशल क्लास, वुमेन्स रोल है ना, इनको इम्पोर्टेंट थीम्स बना ली इनके नॉवेल की। अब हम आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं लिटरेरी कंटेम्प्रेरीज एंड देयर रिलेशन टू ऑस्टन। अब लिटरेरी कंटेम्प्रेरी मतलब समकालीन जो ऑथर थे, मतलब इनके समय में जो लिखते थे उनके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। तो थोड़ा देखते हैं कि जेन ऑस्टन के जो लिटरेरी कंटेम्प्रेरीज थे, मतलब साहित्यिक जो समकालीन ऑथर्स थे, राइटर्स थे, उनके बारे में बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है सर वाल्टर स्कॉट का। ये आपको याद रखना है, सर वाल्टर स्कॉट का नाम, ठीक है। मैं यहाँ इसे अंडरलाइन कर देता हूँ, आप इसे याद रखेंगे, सर वाल्टर स्कॉट, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एडमायर्ड ऑस्टन रियलिज्म एंड कैरेक्टर डेप्थ। तो ये जो सर वाल्टर स्कॉट थे ना, इन्होंने ऑस्टन की जो रियलिज्म और कैरेक्टर्स की गहराइयों की बहुत ज़्यादा तारीफ करी। अब हम बात करें तो ये सर वाल्टर स्कॉट को याद रखना है आपको कि इनके लिटरेरी कंटेम्प्रेरी हैं ये, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करें तो विलियम वर्ड्सवर्थ भी इनके कंटेम्प्रेरी माने जाते हैं। देखिए अ रोमांटिक पोएट हैड कंट्रास्टिंग थीम्स फोकसिंग ऑन नेचर एंड इमोशन अनलाइक ऑस्टन सोशल सटायर। मतलब ये रोमांटिक पोएट थे जिनका ध्यान नेचर और इमोशन पर ज़्यादा था, जो ऑस्टन की सोशल सटायर से अलग था। मतलब सामाजिक सटायर ज़्यादा लिखती थी ऑस्टन, लेकिन वर्ड्सवर्थ जो थे, विलियम वर्ड्सवर्थ, वो रोमांटिक पोएट थे
और वो नेचर और इमोशन पर उनका फोकस ज़्यादा होता था। अब हम बात करते हैं लॉर्ड बायरन की। तो लॉर्ड बायरन एक सेकेंड लॉर्ड बायरन जो हैं वो बोल्ड और पैशनेट हैं। देखिए, वाज द अपोजिट इन स्टाइल, इनकी स्टाइल अपोजिट थी, बोल्ड एंड पैशनेट। ये थोड़े बोल्ड थे, पैशनेट थे, है ना, लेखन के लिए, मतलब बोल्ड और पैशनेट जो राइटिंग थी उसके लिए ये बहुत ज़्यादा मशहूर थे। ठीक है, ऑस्टन के जो सटल और आयरनिक अंदाज के ये विपरीत काम करते। देखिए, जो जेन ऑस्टिन है ये बेसिकली जानी पहचानी जाती है किस चीज़ के लिए, सटल और आयरनिक इनका जो अंदाज था उसके लिए ये जानी पहचानी जाती है। जस्ट उसके अपोजिट लॉर्ड बायरन बोल्ड और थोड़ा पैशनेट जो राइटिंग थी उसके लिए फेमस है। अब हम आगे बात करते हैं मारिया एजवर्थ की। ठीक है, तो देखिए, जो मारिया एजवर्थ हैं ये ऑस्टन की तरह ही डोमेस्टिक लाइफ और सोशल मैनर्स पर लिखा करती थी। फेलो वुमन राइटर शेयर्ड सिमिलर थीम्स ऑफ डोमेस्टिक लाइफ एंड सोशल मैनर्स, मतलब ये डोमेस्टिक लाइफ और सोशल मैनर्स पे लिखती थी। तो आपको याद रखना है इतने नाम। एक और नाम है, याद रखना है, ये भी पूछा जाता है, बहुत फेमस ऑथर हैं मैरी सेले। ठीक है, अभी हम बात भी करेंगे मैरी सेले के बारे में, तो ये मैरी सेले भी आपको याद रखना है। देखिए, मैरी सेले जो है ये वही ऑथर हैं जिन्होंने फ्रैंकेनस्टाइन लिखा है ना, और ऑस्टन के समय में एक अलग ही जो लिटरेरी वाइस थी वो ये सामने लेकर आई। मतलब ये समझिए कि वेराइटी ऑफ लिटरेरी वाइसेस, मतलब अलग तरह की वेराइटी ये लिटरेचर में लेके आई उस एरा में। तो मैरी सेली, तो आपको इतने नाम याद रखने हैं, एक बार हल्का सा हम इन्हें रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है सर वाल्टर स्कॉट, दूसरा विलियम वर्ड्सवर्थ, तीसरा लॉर्ड बायरन, चौथा मारिया एडवर्ड और मैरी सेले। तो इनसे कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आई थिंक आप इतना समझ पाए होंगे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ऑस्टन्स व्यू ऑन कंटेम्प्रेरी। तो अब हम समझते हैं ऑस्टन्स के व्यूज़ जो कंटेम्प्रेरी लिटरेचर था उस समय, समकालीन जो साहित्य था, जेन ऑस्टिन का ने जो रिसीविंग और डिलीवरिंग क्रिटिक है इनका, इसके बारे में हम समझते हैं। बदलते ज़माने के हिसाब से जो पैटर्न बदलता है एग्ज़ामों का, तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा पूछी जाने लगी है क्रिटिसिज्म को लेकर। अभी रिसेंटली ग्रेड 2 मेंस के एग्ज़ाम में भी क्रिटिसिज्म पर चीज़ें पूछी गई थी। तो अब हम इनका क्रिटिसिज्म और व्यूज़ देखते हैं। तो देखिए, जो चार्लोट ब्रॉन्टे हैं इन्होंने क्रिटिसाइज्ड हर फॉर लेकिंग इमोशनल इंटेंसिटी एंड पैसन। मतलब अब देखिए, होता यह है कि कितना भी ग्रेट ऑथर हो, है ना, तो उनकी तरह ऑस्टन को भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। जितने भी महान महान राइटर हुए हैं ना, उन्होंने जिस तरह से आलोचनाओं का सामना किया, तो जेन ऑस्टिन को भी करना पड़ा। ये कॉमन सी बात है, लिटरेचर में कोई ऑथर अगर चीज़ें लिख रहा है तो उसे आलोचनाओं का सामना तो करना पड़ेगा, लोग क्रिटिसाइज तो ज़रूर करेंगे। तो जो चार्लोट ब्रॉन्टे हैं इन्होंने कहा कि जो ऑस्टन के नॉवेल्स हैं ना, उसमें क्या चीज़ की कमी है, इमोशनल इंटेंसिटी एंड पैसन की कमी है। ये आपको याद रखना है ना, ये कीवर्ड से ही डायरेक्टली कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इमोशनल इंटेंसिटी और पैसन की कमी है उनके नॉवेल्स में, ये चार्लोट ब्रॉन्टे ने कहा। ठीक है, और सम मॉडर्न क्रिटिक्स से सी इग्नोर्ड मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स लाइक द नेपोलियनिक वार्स मेकिंग हर नॉवेल सीम सोशली नैरो। देखिए, कुछ मॉडर्न जो क्रिटिक्स थे ना, उनका मानना था कि ऑस्टन अपने समय के बड़े जो हिस्टोरिकल इवेंट्स थे, जैसे जो नेपोलियन वार चल रहा था, उसको उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया, मतलब उस पर उन्होंने नहीं लिखा। लेकिन इन सब के बावजूद जो ऑस्टन है ना, उन्होंने अपने लेखन में जो सोशल नॉर्म्स की सटल आलोचना की, जो सोशल नॉर्म्स उस समय चलते थे ना, उसकी उन्होंने भर भर कर आलोचनाएँ की। ठीक है, देखिए ये यहाँ पे लिखा है, जो ऑस्टन है इन्होंने सटली सैटराइज्ड द लिटरेरी एंड सोशल नॉर्म्स ऑफ हर टाइम। मतलब इन्होंने अपने टाइम में क्या किया, लोगों ने इन्हें क्रिटिसाइज किया, लेकिन फिर भी जेन ऑस्टन को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने अपने राइटिंग में सोशल नॉर्म्स की सटल आलोचना की, मतलब भर भर के आलोचनाएं की। ठीक है, अब यहाँ पे हम अब आगे मूव करते हैं, आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। सी पैरोडाइड गॉथिक नॉवेल स्पेशली इन नॉर्थएंगर अबे, है ना, एबे। अब देखो क्या हुआ, नॉर्थएंगर एबे में इन्होंने गॉथिक नॉवेल का मजाक उड़ाया। देखिए, पैरोडी करना मतलब मजाक उड़ाना, नकल करना। तो इन्होंने जो गॉथिक नॉवेल है उनका मजाक उड़ाया। किसमें, इनकी एक नॉवेल है नॉर्थएंगर एबे, इसमें अभी हम बात भी करेंगे नॉर्थएंगर एबे किस चीज़ पर है। और इन्होंने क्या किया, थ्रो हर नॉवेल सी क्रिटिक्ड मेल डोमिनेटेड सोसाइटी विथ आयरनी, हाईलाइटिंग द लिमिटेशन प्लेस्ड ऑन
वुमेन। इन्होंने क्या किया, अपने विटी आयरनिक स्टाइल से जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी पर ना करारा व्यंग किया। ठीक है, तो ये आपको इतना याद रखना है। बेसिकली इन ये किस चीज़ पर फोकस्ड होकर लिखती थी, इनके बारे में किसने क्या कहा, इनके जो समकालिक ऑथर हैं वो कौन कौन है, ये चीज़ें हमने देखी। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होगी। अब देखते हैं ओवरऑल थीम्स इन जेन ऑस्टेन्स राइटिंग। मतलब जेन ऑस्टेन जिन चीज़ों पर लिखती थी उनकी ओवरऑल थीम देखते हैं, मतलब उनके सब्जेक्ट क्या हुआ करते थे, इसे हम समझते। तो देखिए, मैरिज एंड सोशल स्टेटस, ये क्या इनकी जो थीम्स थी ना नॉवेल्स की, उस समय लिखती थी, तो इनकी मेन थीम थी मैरिज एंड सोशल स्टेटस, है ना। ये क्या करती थी, इनके जो उपन्यास हैं, इनके जो नॉवेल है ना, ये इनकी जो थीम है ना आज भी बहुत पॉपुलर है। मतलब इसको बोल सकते हो कि थोड़ी प्रासंगिक थीम है ना। तो ये मैरिज, सोशल स्टेटस, मतलब कैसे शादी जो सोशल स्टैंडिंग और फाइनेंशियली सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है। मतलब देखिए, शादी को लोग, उस समय क्या होता था, इंग्लैंड में कल्चर चलता था कि लोग सोशल स्टेटस के हिसाब से शादी करना पसंद करते थे, मतलब बड़े परिवार में शादी हो जाए, इस तरह की चीज़ें। जब हम इनका प्राइड एंड प्रेजुडिस पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा इनकी थीम को लेकर। क्योंकि किसी भी ऑथर के बारे में जब हम बायोग्राफी करते हैं, जब तक हम उनके एक दो वर्क को डिटेल में ना पढ़ लें, तब तक के हमें उनकी थीम्स को समझना थोड़ा कंपेरेटिवली मुश्किल होता है। जब तक आप उनकी राइटिंग स्टाइल, वो क्या कहना चाह रही हैं, किस तरह से उन्होंने व्यंग किया है, किस तरह से सटायर किया है, तो अगर वो चीज़ें हम पढ़ लेते हैं तो। लेकिन हम सबसे पहले बायोग्राफी देख रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको जब हम प्राइड एंड प्रेजुडिस पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएंगी। देखिए, दूसरी अगर हम इनकी थीम की बात करें तो क्लास एंड सोशल मोबिलिटी। मतलब इन्होंने क्या किया, रिजिड क्लास सिस्टम की भर भर के आलोचना की। ठीक है, रिजिड क्लास सिस्टम की इन्होंने खूब आलोचनाएं की, खूब इन्होंने तीखा हमला किया उस पर। अब वुमेन्स रोल्स एंड इंडिपेंडेंस, देखिए इन्होंने क्या है, महिलाओं की जो लिमिटेड चॉइसेस थी ना उस समय, मतलब बहुत कम ऑप्शन हुआ करते थे फीमेल के पास, और उनकी जो इंडिपेंडेंस थी, उनकी जो स्वतंत्रता थी, उस पर भी इन्होंने भर भर कर लिखा, मतलब व्यंग किया। ठीक है, अब प्राइड, प्रेजुडिस एंड फर्स्ट इंप्रेशन, देखिए हमारा जो अभी ग्रेड एमपी ग्रेड 1 में जो गिवन टॉपिक है, इनका जो नॉवेल है वो प्राइड एंड प्रेजुडिस है। जब तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन इनकी ओवरऑल थीम भी रही है प्राइड, प्रेजुडिस और फर्स्ट इंप्रेशन। मतलब गलत फहमियाँ, किसी के लिए पूर्वाग्रह, है ना, कैसे उन रिश्तों को प्रभावित करते हैं। मतलब गलत फहमियाँ हो, पूर्वाग्रह हो, वो किस तरह से रिलेशन को, रिश्तों को प्रभावित कर सकते हैं, ये इनकी बेसिक थीम हुआ करती थी। मोरालिटी एंड वर्च्यू, देखिए मोरालिटी और वर्च्यू, ईमानदारी और जो इथिक बिहेवियर है ना, उस पर ये बहुत ज़्यादा लिखा करती थी। फैमिली एंड सोसाइटी, फैमिली एंड सोसाइटी पे भी ये लिखा करती थी। रिश्तों और जो सोशल इंटरेक्शन है ना, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उस पर ये लिखा करती थी। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं इसमें। तो देखिए, आयरनी एंड सटायर, देखिए बेसिकली जेन ऑस्टेन जानी ही जाती है आयरनी और सटायर के लिए। मतलब हास्य और व्यंग के माध्यम से समाज की आलोचना करने के लिए ये बहुत फेमस थी। तो ये इनकी बेसिक, हमने ओवरऑल इनके सारे वर्क्स की मिलाकर थीम देखी है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, ज़माना बदल गया है। जिस तरह से सेंट्रल बोर्ड में, जैसे सीबीएसई की एग्ज़ाम में चीज़ें पूछी जाती है क्रिटिकल थिंकिंग पे बेस्ड, उस तरह से आजकल एग्ज़ामों में, टीचिंग एग्ज़ामों में चीज़ें पूछी जाने लगी है डीप थिंकिंग पे। इसलिए हमें वो किस तरह की ऑथर थी, किस तरह की चीज़ें लिखा करती थी, इन सब चीज़ों को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब देखते हैं कि जेन ऑस्टेन की लाइफ में जो क्रूशियल फेजेज आए ऑफ जेन ऑस्टेन लाइफ, उनको हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जेन ऑस्टेन स्टार्टेड राइटिंग अराउंड एज 11। इन्होंने 11 साल की उम्र से ही लिखना शुरू कर दिया था। देखिए आप, कितनी बड़ी बात है, 11 साल की उम्र में ही इन्होंने लिखना चालू कर दिया था। क्रिएटिंग अर्ली वर्क्स कॉल्ड जुवेनिलिया लाइक लव एंड फ्रेंडशिप। ठीक है, मतलब इनकी जो अर्ली राइटिंग थी ना, वो जुवेनिलिया कहलाती है। ये आपको याद रखना है ना, ये जो वर्ड है जुवेनिलिया, तो इनकी जो अर्ली राइटिंग है, इसको जुवेनिलिया कहा जाता है। जिनमें क्या चीज़ें होती थी, इनकी रचनाएं किस तरह की होती थी, लव एंड फ्रेंडशिप जैसी उसमें रचनाएं ये लिखा करती थी। तो इनकी स्टार्टिंग की जो वर्क हैं, जो इनके अर्ली राइटिंग है, उसको जुवेनिलिया नाम से जाना जाता है। देखिए, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा 19-20 हो सकता है, आप प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा। अब देखिए, इन 1802 1802 में इनके साथ क्या होता है, देखते हैं। सी ब्रीफली एक्सेप्टेड अ मैरिज प्रपोजल बट चेंज्ड हर माइंड टू स्टे इंडिपेंडेंट।
देखिए 1802 में इन्होंने एक मैरिज प्रपोजल स्वीकार कर लिया, मतलब इन्हें मैरिज प्रपोजल मिला और इन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन अगले ही दिन इन्होंने उसे ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें स्वतंत्र रहना पसंद था, वो स्वतंत्र रहना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने मैरिज प्रपोजल को ठुकरा दिया। ये आपको याद रखना है। इन 1802 इन्होंने मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट किया, लेकिन दूसरे ही दिन इन्होंने ठुकरा दिया क्योंकि इन्हें स्वतंत्र रहना पसंद था। इनकी जो अर्ली राइटिंग है उसे जुवेनेलिया नाम से जाना जाता है, जिसमें लव एंड फ्रेंडशिप पे लिखा जाता था। इन्होंने 11 साल की उम्र में लिखना चालू कर दिया था। अब बात करते हैं इन 1809 की, 1809 की। तो यह क्या हुआ, सी मूव टू चार्ल्टन। देखिए इसको उच्चारण थोड़ा इधर उधर हो तो आप देख लीजिएगा। ये क्या है, 1809 में जो ऑस्टन है ना, वो चार्ल्टन चली गई, जहां उन्होंने क्या किया, सी रोट एंड रिवाइज मोस्ट ऑफ हर फेमस नॉवेल्स। और ऐसा कहा जाता है, और ये फैक्ट भी है, कि इन्होंने अपने जो सबसे फेमस जो नॉवेल्स हैं ना, वो चार्ल्टन में ही लिखे हैं, है ना, और रिवाइज किए हैं वहीं पे। तो ये अच्छा फैक्ट है, याद रखिएगा, ये नाम याद रखिएगा, देख लीजिएगा। अगर मेरे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा 19-20 हो तो आप प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने इस नोट्स में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं जो हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए आप देखते हैं इनका हर फर्स्ट पब्लिश नॉवेल सेंस एंड सेंसिबिलिटी। इनका जो पहला पब्लिश नॉवेल है उसका नाम है सेंस एंड सेंसिबिलिटी, जो आया था 1811 को, वाज रिलीज्ड एनोनाइमसली। देखिए अभी हमने शुरुआत में बात करी थी, ये एनोनाइमसली आया था बिना नाम के, सेंस एंड सेंसिबिलिटी 1811 में। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब इनका जो नाम था ना वो कुछ नहीं था, एनोनाइमसली नाम से छपा हुआ था। इसके बाद इनकी बहुत सारी फिर रचनाएं भी आई है, जैसे सी लेटर पब्लिश प्राइड एंड प्रेजुडिस 1813 में, इनका प्राइड एंड प्रेजुडिस आया। मैन्सफील्ड पार्क आया 1814 में, एंड एमा आया 1815 में। अभी हम इनके वर्क की बात करेंगे तो थोड़ा देखेंगे हम किस वर्क में किस तरह की चीज़ें हैं। देखिए अब कुल मिलाकर अगर मैं बोलूँ तो जेन फिनिश्ड हर लास्ट कंप्लीट नॉवेल परसुएशन। अभी हम कुल मिलाकर वाली बात बोलेंगे। देखिए जेन फिनिश्ड हर लास्ट कंप्लीट नॉवेल परसुएशन, ठीक है, इन 1816 एंड डेड इन 1817 एट एज 41 लाइकली फ्रॉम इलनेस। बीमारी की वजह से 41 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई। और इनका जो लास्ट कंप्लीट नॉवेल है ना वो परसुएशन को माना जाता है, जो 1816 में इन्होंने लिखा था। फिर ये बीमार पड़ गई और 18 जुलाई 1817 को इनकी 41 साल की उम्र में डेथ हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए डिस्पाइट हर अर्ली डेथ हर नॉवेल्स रिमेन पॉपुलर एंड हैव इंस्पायर्ड मेनी फिल्म्स एंड शोज। मतलब हुआ ये कि उनके मतलब लिखने के बाद इनकी जो जल्दी मृत्यु हो गई, उसके बाद जो इनके नॉवेल है ना वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए, है ना। इन हैव इंस्पायर्ड मेनी फिल्म्स एंड शोज, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हुई, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनकी डेथ के बाद ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। अब हम आगे बात करते हैं, तो हम बात करते हैं पेन टू प्रिंट द टाइमलाइन ऑफ जेन ऑस्टन्स राइटिंग। अब हम इसकी राइटिंग को जल्दी से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए सेंस एंड सेंसिबिलिटी इन्होंने 1811 में लिखा, जेन ऑस्टिन्स फर्स्ट पब्लिश नॉवेल, जो बात हम अभी ऊपर कर चुके हैं। इट कंट्रास्ट द सेंसिबल इलेनर विथ द इमोशनल मैरियाने एज दे नेविगेट लव लॉस एंड सोशल एक्सपेक्टेशंस। थीम्स इंक्लूड रीजन वर्सेस इमोशन, सोशल क्लास एंड मैरिज। तो देखिए इसे हम समझते हैं हुआ क्या, सेंस एंड सेंसिबिलिटी में जो 1811 में आया था, ये जो इनका वर्क है एलेनोर और मैरियाने की कहानी है। इसमें रीजन बनाम इमोशन पर ये आधारित है, मतलब रीजन वर्सेस इमोशन पर ये बेस्ड है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस की। तो इसकी तो हम बहुत डिटेल में बात करेंगे ही। प्राइड एंड प्रेजुडिस में एलिजाबेथ बेनेट और मिस्टर फिट्ज विलियम डार्सी की एक बहुत ही मतलब प्यारी सी एक लव स्टोरी है, मतलब अल्टीमेट एक कहानी है जो समय से परे, जिसको अगर शुद्ध हिंदी की भाषा में मैं बोलूँ तो एक कालजयी इसको स्टोरी बोला जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैन्सफील्ड पार्क की। तो इनका मैन्सफील्ड पार्क आया था 1814 में, 1814 में। इसमें मैन्सफील्ड पार्क में क्या है, फैनी प्राइस की कहानी है जो मोरालिटी और क्लास पर केंद्रित है, ठीक है। मैन्सफील्ड पार्क में आपको ध्यान रखना है कि ये किसकी कहानी है, फोकस्ड ऑन फैनी प्राइस, अ पुअर गर्ल रेस्ड बाय वेल्दी रिलेटिव्स। द नॉवेल एग्जामाइंस मोरालिटी, सोशल क्लास एंड पर्सनल इंटीग्रिटी। ये आपको ध्यान रखना है, फैनी प्राइस की कहानी है, मोरालिटी और क्लास पर फोकस्ड है ये, ठीक है। अब हम इनके अगले वर्क की बात करें, एमा आया था इनका 1815 में, ठीक है, नॉवेल जो थी।
तो इसमें क्या है, सेंटर्स ऑन एमा वुडहाउस, अ कॉन्फिडेंट यंग वुमन who enjoys matchmaking. The story explores themes of self awareness, social class and love. वुडहाउस की कहानी है जो दूसरों के रिश्तों में हस्तक्षेप करती है और खुद को पहचानती है, मतलब वो इंटरप्ट करती है और वो खुद को पहचानती है। बस आपको देखिए डायरेक्टली याद रखना है, इनका एमा भी जेन ऑस्टिन का वर्क है, और थोड़ा सा हल्का सा मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन इसलिए ले लिया है ताकि इस तरह से पढ़ने पे चीज़ें याद रह जाती हैं। तो अब हम बात करते हैं नॉर्थएंगर एबे की, जो पब्लिश पॉस्टमसली इन 1817, इनके मरणोपरांत है ना, इनकी डेथ के बाद ये पब्लिश हुआ था नॉर्थएंगर एबे। जो नॉर्थएंगर एबे है ये गॉथिक नॉवेल की पैरोडी है, ठीक है। इसमें गॉथिक नॉवेल का मजाक उड़ाया गया है इनके द्वारा नॉर्थएंगर एबे में। हम शुरुआत में भी इसके बारे में बात कर चुके हैं, और पॉस्टमसली मरणोपरांत पब्लिश होने वाला वर्क है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं परसुएशन की। थोड़ी सी बात हमने इसके ऊपर भी कर ली थी। परसुएशन क्या है, 1817 का पॉस्टमसली है, ठीक है। इसमें एने इलियट और कैप्टन वेंटवर्थ की दूसरी चांस वाली लव स्टोरी है। इसमें देखिए इसमें क्या है, परसुएशन में ऑस्टन्स लास्ट कंप्लीटेड नॉवेल, इट टेल्स द स्टोरी ऑफ एने इलियट हु गेट्स अ सेकेंड चांस एट लव विथ कैप्टन वेंटवर्थ। थीम्स इंक्लूड रिग्रेट, मैच्योरिटी एंड सोशल चेंजेस। मतलब इसमें क्या है कि जो कैप्टन वेंटवर्थ हैं और जो एने एलियट है ना, इनकी दूसरी चांस वाली जो लव स्टोरी है उसके बारे में लिखा गया है। अब हम आगे बात करते हैं सैंडीसन की। तो एक इनका इनकम्प्लीट नॉवेल है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनकम्प्लीट नॉवेल कौन सा है इनका, सैंडीसन है नॉवेल, अबाउट अ डेवलपिंग सी साइड टाउन एंड इट्स रेजिडेंट्स रिफ्लेक्टिंग सोशल चेंज एंड न्यू आइडियाज़, ठीक है। तो ये असल में क्या है, ये एक इनकम्प्लीट नॉवेल है, एक सी साइड टाउन और सोशल चेंज को प्रदर्शित करने इसमें किया गया है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, यह थी जेन ऑस्टन की जीवन यात्रा। उन्होंने सिर्फ 41 साल का जीवन जिया, लेकिन उनकी जो रचनाएं हैं आज भी लिटरेचर, फिल्म्स और जो पॉपुलर कल्चर है उसमें आज भी जीवित है ना, जीवंत है। और इनके जो व्यंग हैं, उनकी जो सामाजिक समझ है जेन ऑस्टन की, और रिलेशनशिप्स की जो उन्होंने गहराइयाँ दिखाई है, यही उन्हें इंग्लिश लिटरेचर की सबसे जो ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट हैं उनमें से एक बनाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और लिटरेचर की ऐसी ही डिटेल बायोग्राफीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप एक बार, दो बार, तीन बार इसे रिवाइज करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से जेन ऑस्टिन के बारे में चीज़ें समझ में आएगी। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।